केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है सभी का। अब हम देख रहे थे एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। एल्कोहल जो है वो कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, तो हमने देखा था। एक तो ये है OH, ये बॉन्ड क्लीवेज या बंध विदलन वाली अभिक्रिया है। बंध विदलन वाली अभिक्रिया, हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि OH बंध विदलन वाली अभिक्रिया अथवा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के विक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी हेडिंग लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप अच्छे से देखें। इससे आपका क्राइटेरिया है पढ़ने का वो ज़्यादा ब्रॉड होगा, ज़्यादा विस्तृत होगा। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, ठीक। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो हम देख रहे थे वो ये था बॉन्ड क्लीवेज, बंध विदलन वाली अभिक्रिया, बंध विदलन वाली अभिक्रिया। जो तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं थी वो मैंने आपको बताई थी कि एल्किल एंड हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, सम्मिलित अभिक्रिया। और चौथे प्रकार की जो रिएक्शन, चौथे प्रकार की मैंने आपको अभी 3 प्रकार बताए थे। चौथे प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो आपकी ये हाइड्रोक्सी समूह है में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया, लोन पेयर की अभिक्रिया। ये टोटल रिएक्शंस जो हम वो देखेंगे, ये टोटल 4 टाइप रिएक्शन जो है वो देखेंगे। इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया होगी या बंध विदलन वाली अभिक्रिया होगी। ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उस कंडीशन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होगा या बंध विदलन वाली अभिक्रिया जो है वो हम देखेंगे। और एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं जो हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे और हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे, आप अच्छे से इन्हें दिमाग में बिठा लें कि इतने प्रकार की रिएक्शंस जो हैं वो जनरली किसके द्वारा दी जाती हैं, एल्कोहल के द्वारा दी जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जहां तक पढ़ चुके हैं वो देख रहे हैं एक बार। हमने पहले टाइप की जो रिएक्शन थी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं वो देखी थी। उसमें हमने देखा था धातुओं के साथ अभिक्रिया या सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया या सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया हमने देखी। Na के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया ये हमने देखा था। अथवा हम इसे कह सकते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं में भी कौन सी सक्रिय धातु, धातुओं में भी कौन सी सक्रिय धातु, तो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया हम इसे कर सकते हैं सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया जो है के साथ अभिक्रिया। तो हमने सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया जो है उसमें हमने लगभग पढ़ लिया था और कंप्लीटली 3 डिग्री हमने देखा था। लेस रिएक्टिव है और मेथिल एल्कोहल जो है वो हाईली रिएक्टिव था और सबसे ज्यादा इसमें, और रिएक्टिविटी जो उसकी सीक्वेंस वगैरह सब देख ली थी। अब सक्रिय धातु जो अदर हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करेगा तो ये देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3OH और इसके 2 मोल की रिएक्शन मैं करवा देता हूँ इसके साथ एम्फी मेटल के साथ, तो उस कंडीशन में ये है चेंज हो जाएगा CH3O। ये क्षार मर्दा धातु, मैग्नीशियम जो है क्षार मर्दा धातु, क्षार मर्दा धातु जो है वो। उसके बाद ये हम देखें तो मैग्नीशियम जो है
वह इसका एल्कोक्साइड बना लेगा और H2 जो है वो रिमूव हो जाएगी। दोबारा देख ले एक बार, यदि हम सक्रिय धातु ही लें तो सोडियम पोटेशियम ले सकते हैं। सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन सेम आएंगी, क्षार धातु हैं। अब क्षार मर्दा धातु जो है वो लेते हैं, क्षार मर्दा धातु जो है वो है हमारी मैग्नीशियम लेते हैं। तो हमें पता है कि यह एक ऐसी क्षारमर्दा धातु है, या क्षारमर्दा धातु जो है वो जनरली जो वैलेंसी है वो 2 रखती है, 2 रखती है। तो ये 2 के साथ संयुक्त होगा और 2 के साथ संयुक्त होकर H2 गैस रिमूव कर देगा। मतलब 2 हाइड्रोजन जो है उन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा और उसकी जगह एक मैग्नीशियम आ जाएगा। जनरली जो पीछे रिएक्शंस देखी वही आपकी होंगी। ये एक एग्जांपल था। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप के लिए हम देखते हैं तो धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया, धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। आप वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके अच्छे से समझते हुए आगे बढ़े। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखकर बता दें। धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया। अब धातु हाइड्राइडों के साथ यदि हम अभिक्रिया देखें तो एल्कोहल ROH ले सकते हैं, R बराबर CH3 भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड मान लिया, सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड RO- Na+, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है तथा H2 गैस निष्कासित होती है। NH की जगह KH लेते हैं तो इसी प्रकार से पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेगा और H2 गैस निष्कासित होगी। यदि मैं यहाँ पर अभी जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर MgH2 लेता हूँ, मैग्नीशियम का हाइड्राइड लेता हूँ, तो उस कंडीशन में ये 2 मोल रिएक्शन करेंगे और हमारे पास बन जाएगा RO = Mg प्लस H2 गैस। और अब की बार H2 गैस जो है वो 2 मोल होगी, क्योंकि 1 मोल तो ये H2 गैस और 1 मोल जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं मैग्नीशियम धातु के साथ वो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H2 गैस निष्कासित होती है। यह अभिक्रिया भी अम्लीय प्रकृति को इंगित करती है, क्योंकि वो पहले प्रकार की जो रिएक्शन थी वो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया थी। तो यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जो है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो यदि हम देखें इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में थर्ड रिएक्शन जो है वो देखते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन के साथ अभिक्रिया, अथवा हम इसे कह सकते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया जो है वो है क्या है, कैसे है देखिए। के बाद हम यहाँ पर ये लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन यदि हम एल्कोहल के साथ करवाते हैं, ये एल्कोहल ले लिया मैंने, R बराबर CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, R बराबर, आप एग्जाम्पल लेकर के करते रहेंगे, इसे एग्जाम्पल लेकर के आप स्वयं प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अब अम्ल की उपस्थिति में या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यदि यह अभिक्रिया हम करवाते हैं तनु अम्लों की उपस्थिति में, तो एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया हो जाती है और ये H2O निकल जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन। तो बॉन्ड क्लीवेज आप वही करें और RCOO R प्लस H2O और ये बन गया आपका एस्टर। इसलिए इसे कहते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन या एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन या
एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्यों करते हैं? क्योंकि इन दैट रिएक्शन, इस अभिक्रिया में एस्टर का फॉर्मेशन जो है वह होता है, एस्टर जो है वह बनता है, इसलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और H2O जो है वो निष्कासित हो जाता है। ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वापस एस्टर जो है वो जल अपघटित होकर इनमें आ जाता है। अब H2O जो है वह इस प्रकार से हम इसमें रिमूव करके, ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। फोर्थ रिएक्शन जो है वो देखते हैं हम। यदि आपको स्पीड लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्टॉप करके और आप आराम से इसे रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, दोबारा अच्छे से समझ सकते हैं। फोर्थ जो है वो लेते हैं नेक्स्ट। फोर्थ रिएक्शन जो है वो है हम लेते हैं एसिडीकरण अभिक्रिया। एसिडीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब यह है कि एल्कोहल का एसिडीकरण। एसिडीकरण मैं आपको पहले बता सकता हूँ, RC⋯O, इस समूह को एसिड समूह कहते हैं, एसिड ग्रुप। और इस समूह का जुड़ना एसिडीकरण कहलाता है। इस समूह का जुड़ना एसिडीकरण कहलाता है। जब ये समूह जुड़ता है तो, क्योंकि ये एसिड समूह है, एसिडीकरण अभिक्रिया। एसिड का एग्जांपल मैं R=CH3 ले लूं तो CH3C⋯O, ये इसे कहते हैं एसिटिल समूह है, एसिटिल समूह है। और अभिक्रिया एसिटिलीकरण अभिक्रिया, तो एसिटिलीकरण का ही एग्जांपल है एसिटिलीकरण, आप करके देख लेना। एग्जांपल जो हो, मैं रिएक्शन जो हो वो आपको बता रहा हूँ। ये लीजिए, अब हम इसका एल्कोहल का एसिटिलीकरण करवाते हैं। ये एसिडीकरण जो है वह मैं एसिड क्लोराइड से करवाऊंगा। एसिड क्लोराइड एसिडीकरण करवाते हैं, तो यही लैंग्वेज है। आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ जो बोलते हैं वही लैंग्वेज है। आप लिख लें वीडियो को रोक करके और आप देखें कि एसिड क्लोराइड जो है उसके द्वारा हम एसिडीकरण करवाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ, जब एल्कोहल के साथ पीरिडीन माध्यम में, पीरिडीन माध्यम में करवाते हैं तो एल्कोहल का एसिडीकरण हो जाता है और एल्कोहल का एसिडीकरण हो जाता है और एस्टर जो है वह प्राप्त हो जाता है। यदि मैं इसे R' से लूं तो ये R' हो जाएगा। यदि मैं इसे R' से लूं, अगर लूं तो ये R' हो जाएगा। और ये हो गया एस्टर और ये HCl। दोबारा देखिए एक बार, हम पढ़ रहे हैं एसिडीकरण अभिक्रिया। एल्कोहल का एसिडीकरण करते हैं तो पीरिडीन माध्यम में करवाते हैं, दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो HCl जो वो निकल जाता है और एस्टर बन जाता है। इस रिएक्शन में भी एस्टर बनता है। एल्कोहल पर H का सब्स्टिट्यूशन जो वो एसिड समूह के द्वारा होता है, इसलिए इसे एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन जो हो एस्टर का भी हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात आती है दिमाग में सीधे सीधे कि पीरिडीन की उपस्थिति क्यों ली जाती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, पीरिडीन जो है वो एक क्षार है, क्षार या बेस है, क्या पीरिडीन। और यह जो अभिक्रिया में अम्ल बनता है उसे उदासीन कर देता है। अभिक्रिया में जो अम्ल बनता है उसे उदासीन कर देता है, उसके साथ जुड़कर यौगोत्पाद बना रहता है और जिसके कारण रिएक्शन जो है वो फॉरवर्डेड चलती है, अग्र दिशा में रिएक्शन चलती रहती है। बने हुए HCl को हटाने के लिए, बने हुए HCl को हटाने के लिए यहाँ पर पीरिडीन की उपस्थिति जो है वह ली जाती है। तो पीरिडीन, प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन जो है वो क्यों होता है, इसकी प्रेजेंस तो मैं आपको बता दूं कि यह बने हुए क्षार को, अभिक्रिया में बने हुए अम्ल जो है, ये कुछ क्षार है, अभिक्रिया में बने हुए अम्ल को यह हटा देता है, अलग कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन जो Gr के साथ होती है। Gr मैं आपको बार बार बताता हूँ, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट डीऑक्साइडेज है। और ये भी हिंदी में देखें तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक Gr के साथ होते हैं, Gr के साथ अभिक्रिया, और हम इसे कह सकते हैं ग्रीनार्ड अभिकर्मक।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, GR की फुल फॉर्म जो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्कोहल अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने पहले देख लिया है, RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, यह हाइड्रोजन देने वाले, प्रोटॉन देने वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया करके और तुरंत H2 जो है, सॉरी एल्केन जो है उसका फॉर्मेशन कर देता है। सॉरी यहाँ पर एक बार दोबारा देखिए, जो GR है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, वह सक्रिय हाइड्रोजन देने वाले समूह के साथ अभिक्रिया करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए RMgX जो है उसकी रिएक्शन करवा दीजिए एल्कोहल से, ROH R- ले लेते हैं, ये बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और RH ये तो आपकी बन गई एल्केन, और जो ये R- है यह एल्कोक्साइड के रूप में इस पर जुड़ जाएगा, Mg पर जुड़ जाएगा, OR और ये H। इस प्रकार से यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और MgOH जो है वो सह उत्पाद के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी और उसमें हमने 5 रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व की थी। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वह लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने देखी थी कि ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो वो रिएक्शंस, जिनमें ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो वो रिएक्शंस जो हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है, यदि हम देखें तो उसके लिए हम लिखेंगे हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया जो है वो हम देखेंगे। अब देखिए एक बार, यदि हम एल्कोहल लेते हैं और उसकी क्रिया हैलोजन अम्लों से करवाते हैं, तो ये हम शुरू में ही देख चुके हैं। एल्किल हैलाइड जो है उसके फॉर्मेशन में ही हम ये चीज पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर C/, मतलब एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की अभिक्रिया ऑफलाइन क्लासेज में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ। इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 जिसे हमने कहा था इसकी प्रेजेंस, ड्राई ZnCl2 प्रेजेंस, और इन दोनों को हमने क्या कहा था, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक। ध्यान कीजिए, ड्राई ZnCl2 एंड HCl को क्या कहा था, ल्यूकास अभिकर्मक। और इसकी अभिक्रिया जब हम एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, RCl प्लस Cl यहाँ पर आ जाएगा प्लस H2O, ये जो है ये इस प्रकार से रिएक्शन होगी ल्यूकास रिएजेंट के साथ। मैं आपको वहां पर ये भी बता चुका हूँ कि 3 डिग्री जो है वो ल्यूकास के साथ तुरंत आवेता रहती है, टर्बिडिटी जो है वो फास्ट ले आते हैं 3 डिग्री की, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 3 डिग्री की, 1 डिग्री की सबसे कम, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे कम, और सबसे कम जो है मेथिल एल्कोहल जो है उसकी रिएक्टिविटी इसमें होती है। सुपर 1 डिग्री जो है वो सबसे लेस एक्टिव होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से करवाई हुई रिएक्शन से आप देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, तो आप आगे देखेंगे। ये हमने लिया दूसरा HBr, यहाँ पर ध्यान दें HBr के साथ हमने H2SO4 की प्रेजेंस लिखी, H2SO4 की प्रेजेंस जो है वो लिखी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और हमने इसे
डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखा था कि H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास RBr प्लस H2 और ये इसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई। यहाँ पर ये जो है ये 48% सोल्यूशन है इसका HBr, 48% सोल्यूशन, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है वह है ये, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HI के साथ, तो प्रेजेंस से ही दूर रहती है और यहाँ पर ये 85% सोल्यूशन जो है इसका HI का वो लिया जाता है और रिएक्शन करवाते हैं तो RI जो है वो बन जाता है प्लस H2। यहाँ पर ओवरऑल आप ये समझें कि जब हम हैलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड जो है उनका फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन जो है वह होता है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसे अच्छे से समझें। अब आगे बढ़ते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ जो है वो हम रिएक्शन करवा चुके हैं। सेकंड रिएक्शन जो है वो है हम लेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ, फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ मिलती है, हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। कौन से हैलाइड? ट्राई हैलाइड, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। पेंटा हैलाइड, पेंटा क्लोराइड और बाद में आगे बढ़ा, इसलिए ट्राई हैलाइड हैलाइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बनाना हुआ हमें तो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए H2, ठीक है, तो ये है PH3 जो है वह बन जाएगा, PH3 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। Where X is equal to Cl2, Br2 और I2, ठीक है, PCl3, Br3, PI3 जो है वो हम ले सकते हैं। अब हम PH3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी करवाया हुआ है, पीछे आप देख सकते हो, ये भी ऑफलाइन क्लासेज में आपको पढ़ाया हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा सी बैक। और इसमें यदि हम देखें एल्कोहल की रिएक्शन तो उस कंडीशन में एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी PH3 की, तो उस कंडीशन में ये 3 मोल रिएक्शन करेगा और इन 3 OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएंगे X, 3 मोल RX बन जाएगा प्लस POH3 लिख सकते हो इसे आप, या आप इसे मैंने आपको बताया हुआ है H3PO3 भी लिख सकते हो, जो कि साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो वेयर X जो है वो आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ Cl, Br या फिर I है, Cl, Br या फिर I है। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन जो है वो थी। अब थर्ड रिएक्शन जो है वो थायोडीन क्लोराइड, थायोडीन क्लोराइड के साथ थायोडीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये देखिए थायोडीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ये आपका है SO2 के साथ अभिक्रिया जो है वो थर्ड रिएक्शन ये देखेंगे। ये भी हैलोजिनेशन रिएक्शन ही है, मतलब एल्कोहल हाइड्रोक्सी समूह की जगह कौन सा आ जाएगा? क्लोराइड समूह, ठीक है। ये 2 हैं आपको मैं बता दूं, एक SO2Cl2 यदि लें तो यह होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो यहाँ पर यूज नहीं ले सकते, ये यहाँ पर काम में नहीं ले सकते, इसके लिए हमें थायोडीन क्लोराइड ये लेना पड़ेगा। और अब इसके साथ भी यदि हम देखें तो ये रिएक्शन भी क्या थी, यह रिएक्शन भी हमारे पास हम देखें तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में काम में ली थी हमने, मतलब एल्कोहल जो है उसमें OH का सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम क्लोरीन से करना हो तो हम ये देखते हैं।
तो हम देखते हैं ROH की रिएक्शन जो है वह है SOCl2 के साथ करवाते हैं, तो उस कंडीशन में RCl मतलब यहाँ पर OH की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किससे, Cl से। तो OH की जगह Cl से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड। और उसके बाद देखिए ये SO2 निकल जाएगी, ये HCl निकल जाएगा और बाकी हमने जोड़ दिया है, तो SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। यहाँ पर दोनों ही गैसेज हैं, आपको मैंने ये भी पीछे बता दिया था, यह भी आपको मैंने पीछे बता दिया था, पीछे देख सकते हैं। यह रिएक्शन जो है उसमें एल्कोहल थायरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता, दोनों सह उत्पाद गैस हैं, इसलिए यह रिएक्शन एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की, एल्किल हैलाइड के विघटन की उत्तम विधि है। उत्तम विधि है क्यों है, क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद गैस होते हैं जो कि अपने आप अलग हो जाते हैं उत्पाद से। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यह एल्किल हैलाइड के विघटन की उत्तम विधि है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ रिएक्शन, जो है वो देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन जो है उसमें यदि हम देखें तो हमने फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड जो है वो ले लिया है, फिर वो ले लेते हैं। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ PCl5 के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यह भी आपको पहले वर्ष बता दी गई है पिछले लेसन में, तो वहां पर आप जरूर देखें इसे डिटेल से। और वैसे ही सभी रिएक्शंस को, अब तक जो रिएक्शन आई फॉर वो पिछले लेसन में आ चुके हैं, सभी को आप डिटेल से यदि देखना चाहते हो तो आप इसे पिछले लेसन में अच्छे से देखें। मैं यहाँ पर केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान दिला रहा हूँ आपको, इसलिए फास्टली इसे एक बार देखें। PCl5 के साथ यदि रिएक्शन करवाई एल्कोहल की, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा प्लस POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन जो है वह हो जाएगा। एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि PCl5 है तो ज्यादा क्लोरीन है तो ज्यादा मोल के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं, PCl3 ज्यादा के साथ करता, 3 मोल के साथ करता है, ये केवल एक के साथ करेगा और ये प्रोडक्ट जो है साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे और एल्किल हैलाइड जो है ये बन जाएगा। PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने पर एल्किल क्लोराइड जो है वो बनते हैं। ये भी यहाँ पर एल्किल हैलाइड के विघटन की विधि में आप पहले पढ़ चुके हैं और इसकी एल्कोहल का हैलोजन इससे होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है हैलोजन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन जो है वह हो जाता है, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली रिएक्शन, ये पीछे पड़ी हुई आप देख लेना, डायरेक्टली मैंने आपको बता दी है, हल्के से मैंने आपको ये बता दी है, अब आप पीछे इसको देखते रहेंगे, करवा दिया। अब आगे देखते हैं जो अभिक्रिया हो फिफ्थ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, इसके साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया फॉर्मूला NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद NH3, रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की, तो हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। NH3 को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, N2 HCl और एक NH3 को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, और जब मैं इसे 573 केल्विन पर गर्म करूंगा तो ये H2 निकलेगा। 573 केल्विन पर गर्म करूंगा तो ये H2 निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी एल्कीन जो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नाभिक से प्रतिस्थापन होता है, OH माइनस का प्रतिस्थापन NH2 माइनस के साथ हो जाता है और RNH2 जो है वो बन जाता है प्लस H2।
इस प्रकार से आप जो है ये रिएक्शन देख सकते हैं। लास्ट रिएक्शन इस टाइप की जो है वह है सिक्स्थ एंड लास्ट रिएक्शन जो है वह है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार की लास्ट रिएक्शन है जो हम देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ये एल्कोहल और एल्कोहल का अपचयन आसान नहीं होता। सभी अपचायक एल्कोहल को अपचयित नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक अपचायक लंबे समय तक इसके साथ क्रिया करके इसे अपचयित कर देते हैं। जैसे इसे अपचयित करने के लिए हम रेड फॉस्फोरस एंड HI का यूज करते हैं, जिससे 2 हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पर यूज हो जाएंगे और RH एल्केन प्राप्त हो जाएगी इसके अपचयन से। इसके अपचयन से एल्केन प्राप्त हो जाएगी। इसका अपचयन जो है वो करवाते हैं तो हमें एल्केन जो है वह प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा, जिसमें कार्बन OH बॉन्ड जो है वो क्लीवेज होता है। वो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ पहली रिएक्शन हमने करवाई थी हैलोजन अम्लों के साथ, जो हम पीछे कर चुके थे, और उसमें हैलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई तो उसमें बॉन्ड क्लीवेज हुआ और वहां पर हैलोजन जो है वो आगे एल्किल हैलाइडों का निर्माण हुआ। दूसरा फॉस्फोरस के ट्राइहैलाइडों के साथ करवाई तो 3 मोल ने अभिक्रिया की और वहां पर भी एल्किल हैलाइडों का निर्माण हुआ। थायनिल क्लोराइड जो एक उत्तम विधि है, क्योंकि उसमें बनने वाले साइड प्रोडक्ट जो है वो गैसीय हैं, वो इनके साथ अभिक्रिया करवाई तो थायनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो उस कंडीशन में भी हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त हो गए, मतलब एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। PCl5 के साथ भी एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और POCl3 एंड HCl साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। अमोनिया के साथ इसे गर्म करते हैं तो नाभिक से प्रतिस्थापना विक्रिया होती है 573 केल्विन पर और प्राइमरी एमीन जो है वो बन जाते हैं। और लास्ट अभिक्रिया जब हम इसका अपचयन करते हैं तो उस कंडीशन में रेड फॉस्फोरस एंड HI से अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त हो जाती है। ये सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन थे और आप वीडियो को 1, 2 बार 3 बार जितने बार में आपको समझ में आए उतने बार लगातार देखते रहें और कॉपी पेन लेकर जो है साथ में उतारते रहें। जब तक आप लिखोगे नहीं हाथ से तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए चले आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है एल्किल एंड हाइड्रोक्सी, एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रिया। एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह जो है उसकी सम्मिलित अभिक्रिया, एक साथ दोनों की अभिक्रियाएं जो हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम्मिलित रूप से दोनों अभिक्रियाएं कैसे करते हैं। तो एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं जो हैं उनमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम पहली अभिक्रिया जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया जो है देख सकते हैं। पहली अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया जो है वह हम देखेंगे कि इसमें निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है, क्या कुछ होता है। निर्जलीकरण होता है तो एल्कीन भी बन सकती है और निर्जलीकरण होता है तो ईथर भी बन सकता है। कब ईथर बनेगा, कब एल्कीन बनेगी, इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया, इसके लिए हम एल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CH3 CH2OH एथेनॉल जो है उससे यदि हम सामान्य सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 जो एक निर्जलीकारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल को निकालता है, उसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यदि हम इसे 4 से 13 केल्विन पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण जो है वह आंशिक होता है, मतलब कुछ निर्जलीकरण हो जाता है और 2 मोल एथेनॉल के निर्जलीकरण से हमारे पास जो ईथर है वो प्राप्त हो जाएगा। 1 मोल ईथर जो है वो बन जाएगा और यह ईथर होगा आपका एथोक्सी एथेन। हाइफिकेशन नोमेनक्लेचर और जनरल नोमेनक्लेचर दोनों आप ध्यान रखें। जनरल में दोनों एल्किल समूह जो हों उनका नाम लिख दीजिए,
डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और IUPAC जो है उसमें आप इसे लिख दीजिए डाई एथिल ईथर। IUPAC में एक कार्बन चेन सिलेक्शन कर लीजिए कोई से भी और नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद उस पर 1 पर जुड़ा हुआ है तो 1 पर ही होगा, पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती, इसलिए इसे हम एथॉक्सी एथेन जो है वो IUPAC में कह देंगे। और प्लस H2 जो है उसका निष्कासन हो जाएगा। इसी एथेनॉल को यदि हम हार्ड कंडीशंस में मतलब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 433 से 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब 443 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा और अल्फा और ये बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और H2 जो उसका निष्कासन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH2 एथीन प्लस H2। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि केवल टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है, टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो चेंज कर देते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वह चेंज हो जाता है। यदि टेम्परेचर कम है तो ईथर बनेंगे और यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो एल्कीन बनेंगे। और यह टेम्परेचर कंडीशन जो है वो आप ध्यान रखोगे, इस प्रकार से टेम्परेचर कंडीशन रखने पर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो ईथर बन रहा है, इसकी जो ईथर बन रहा है इसकी मैकेनिज्म भी है इस रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म जो है वो भी आप ध्यान से देख लें। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है। तो मैकेनिज्म है तो स्टेप फर्स्ट या पद प्रथम में जो हमने H2SO4 लिया है उससे प्रोटॉन जो है वो जुड़ जाता है इस पर, तो हम इस अभिक्रिया को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं एथेनॉल या एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। एल्कोहल का प्रोटोनीकरण और प्रोटोनेशन। तो एल्कोहल का प्रोटोनीकरण हम करवाएंगे तो ये होगा CH3 CH2OH प्लस H+ प्रोटोनीकरण करवाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2OH और एक H और मिल जाने के कारण इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर होने के बावजूद भी इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है। लोन पेयर 2 होने चाहिए, एक है तो इस कारण से इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्रोटोनीकरण होता है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड जो है यह उत्क्रमणीय पद है, दोनों तरफ चलता रहता है। स्टेप सेकंड जो है उसमें आप देखिए, इसमें जल के अणु का निष्कासन होता है, जल के अणु का निष्कासन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और ये स्टेप बहुत स्लो होती है। CH3 CH2 OH2 हो गया और ये प्लस, और ये स्लो स्टेप है, और ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो भी ये कहलाएगा। और इसमें कार्बोनियम आयन जो है वह बनेगा, इसमें कार्बोनियम आयन जो है वह बनेगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड में आप गौर करें, यहाँ पर यदि हम दूसरे प्रकार की रिएक्शन जिसमें एल्कीन बन रहा है उसकी मैकेनिज्म यदि देखते हैं तब तो क्या होता है, इसमें डीप्रोटोनेशन हो जाता है, इसी का डीप्रोटोनेशन हो जाता है और वो फास्ट होता है और एल्कीन बन जाती है। और यदि हम पहले वाली ये स्टेप यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका अटैक जो है वह किस पर हो जाता है, एल्कोहल पर हो जाता है और उसके बाद डीप्रोटोनेशन हो जाता है। इसका अटैक जो है वह
किस पर हो जाता है, इसका अटैक जो है वो पहले एल्कोहल के ऑक्सीजन पर हो जाता है और उसके बाद डिप्रोटोनेशन होता है। तो वह भी आप देख सकते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग होंगे पदों में प्रोटोनीकरण, जल के अणु का निष्कासन। और अब यहाँ पर यदि हम एल्कीन के लिए देखें तो डिप्रोटोनेशन लेकर के एल्कीन बना देंगे। और यदि हम उसके बाद देखें तो इस प्रकार से आप इसे दोनों तरफ से करके देखोगे और देखने के बाद आप कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, तब आप मुझे इसके बारे में पढ़ करके आओगे। और फिर धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।